एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए ये हमारा पॉलिटिकल साइंस है NIOS के लिए क्लास 12 के चैप्टर अभी मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ और ये चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 का जो नाम है वो है भारतीय संघीय व्यवस्था। मुख्य रूप से हम इस चैप्टर में भारत के संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 का चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 8। तो महत्वपूर्ण तो है, आपके एग्जाम के डेट भी काफी नजदीक आ रहे हैं, तो उस लिहाज से आपको इन सभी चैप्टरों के बारे में विस्तृत जानकारी होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। NIOS पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 8 जिसका नाम है भारतीय संघीय व्यवस्था। सबसे पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले स्लाइड में कहता है भारत के लिए एक संघीय ढांचा अपनाया। भारत ने अपने लिए एक संघीय ढांचा अपनाया। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि संघीय ढांचा होता क्या है। मैं आपको संघीय ढांचा के बारे में भी बता देता हूं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत ने एक संघीय ढांचा को एक्सेप्ट किया। संघीय ढांचा में क्या होता है कि द्विस्तरीय सरकार होती है। ध्यान से समझिएगा, एक जो सरकार होता है उसके अंदर दो लेवल होता है। ये अगर मान लो सरकार है तो ये सरकार एक स्तर में नहीं दो स्तर में होता है। मान लो मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा देता हूँ, ये हमारा सरकार है तो इसके ना दो पार्ट निकलेंगे, द्विस्तर पर ये काम करेगा। एक तो ये केंद्र स्तर पे काम करेगा और दूसरा ये राज्य स्तर पे काम करेगा। तो ये जो दो स्तर की सरकार है, पहले नंबर पे केंद्र वाली, दूसरे नंबर पे राज्य वाली, इन दोनों को मिला के जो सरकार चलती है इसे ही हम संघीय ढांचा कहते हैं, जिसमें दोनों की शक्तियों और कार्यों का स्पष्ट दायरा होता है। मतलब केंद्र को क्या काम करना है उसे पता होता है, राज्य को क्या काम करना होता है राज्य को पता होता है। तो ये इन दोनों के जो काम होते हैं ना वो स्पष्ट होते हैं, एक दूसरे के काम में ये हस्तक्षेप नहीं करते। हालांकि यहाँ पे आगे की स्लाइडों में आपको ये भी पढ़ना हो सकता है कि केंद्र जो है वो अधिक शक्तिशाली होता है और वो राज्यों के काम में, मतलब ये जो केंद्र है ये राज्यों के काम में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन जो राज्य है ये केंद्र के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो मुख्य रूप से आपको यहाँ पे यही जानना था कि भारत के अंदर, भारत के संविधान में संघीय ढांचा है। और यदि आपके मन में अब ये प्रश्न आ रहा होगा कि संघीय ढांचा क्या होता है, तो संघीय ढांचे में द्विस्तरीय सरकार होती है। दो स्तर की सरकार होती है, केंद्र स्तर की और राज्य स्तर की, जिसमें दोनों की शक्तियां जो हैं वो अलग अलग बांटी हुई होती है। दोनों का काम करने का तरीका, दायरा जो होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। इस व्यवस्था में केंद्र की सरकार तथा इकाइयों की सरकार एक सुस्पष्ट क्षेत्र में काम करती है। ध्यान से समझिए इसमें क्या होता है। जो केंद्र की सरकार होती है, क्योंकि मैंने अभी आपको संघीय ढांचों में ये बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया है कि इसमें दो स्तर की सरकार होती है। तो एक तो हो गया हमारे पास केंद्र स्तर की सरकार, दूसरा हो गया हमारे पास इकाइयां। इकाइयां सरकार कहने का मतलब है राज्य स्तरीय सरकार। तो यहाँ पे समझ लीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बारे में बताया जा रहा है। तो इस व्यवस्था में, मतलब इस प्रकार की सरकार के अंदर सरकार जो है, मतलब केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, इन सरकारों का एक अलग अपना अपना क्षेत्र होता है जिसमें ये सभी काम करते हैं तथा अपने कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए, मतलब दोनों, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर वो राज्य सरकार हो, दोनों आपस में बैलेंस करके काम करता है। या फिर आप साधारण शब्दों में कह दें तो संघीय राजनीति प्रणाली अनेकता में एकता लाने हेतु तथा सामान्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक संवैधानिक साधन उपलब्ध करवाता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ की संघीय व्यवस्था है, ये संघीय व्यवस्था राज्य और केंद्र के बीच में एकता लाने का, आपस में जुड़े रहने के लिए और अपने देश के अंदर काम करने के लिए दोनों को प्रेरित करता है। क्योंकि आप यहाँ पे समझ लो कि अगर राज्य भी कोई काम करता है तो वो कहीं ना कहीं उस देश के भले के लिए ही कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं फायदा केंद्र को ही हो रहा है। क्योंकि केंद्र के अंदर तो पूरा देश है, इसके अंदर तो सभी राज्यों का समन्वय है,
सभी राज्यों के लिए काम करना है, लेकिन राज्य जो होता है उसे अपने राज्य के अंदर ही काम करना होता है। तो राज्य जब कोई अच्छा काम करता है तो वो केंद्र के लिए ऑटोमेटिकली गुड हो जाता है, और केंद्र का तो काम है ही कि पूरे राज्यों के लिए सही काम करे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये जो संघीय व्यवस्था है वो अनेकता में एकता लाने हेतु और कई सारे देश के अंदर अच्छे कार्य करने हेतु और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा लाने हेतु, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे पढ़ाई के लिए, अच्छे जीविका उपार्जन के लिए साथ में काम करते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषताओं के बारे में, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे संघवाद के बारे में देखा है कि संघवाद क्या होता है, संघवाद कैसे काम करता है, तो संघवाद के कार्यों के बाद हमें इसके विशेषताओं के बारे में भी जानना जरूरी है कि आखिर ये जो भारत के अंदर संघवाद है, या फिर भारत के जो शुरुआती नेता थे, संविधान रचयिता थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने ऐसा क्या खासियत देखा, क्या विशेषता देखा संघवाद के अंदर, जिस कारण से उन्होंने भारत के अंदर संघीय व्यवस्था को शामिल किया। तो आइए अब हम भारत के अंदर उन संघीय व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जानना है भारत के संविधान में संघीय संविधान के लक्षण तो हैं, किंतु यह एक संघीय शासन स्थापित करने का दावा नहीं करता है। अब ध्यान से समझिए कि भारत में हमारे संघीय व्यवस्था तो है, हम ये सभी पढ़ चुके हैं अभी तक कि संघीय सरकार हमारे यहाँ द्विस्तरीय सरकार चलती है, लेकिन फिर भी भारत जो देश है ना, इसमें संघीय संविधान के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कभी भी संघ जो है, जो केंद्र जो है, वो अपने आप को सर्वोपरि या सर्वोत्तम बताने की गलती नहीं करता है या फिर दावा नहीं करता है, क्योंकि हमारे भारत देश में केंद्र के अलावा राज्यों की भी अहम भूमिका मानी जाती है, राज्यों के द्वारा भी काम किए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने पहले की स्लाइड में पढ़ा था कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अपने राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के लक्ष्यों के लिए काम करता है। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो तय नहीं कर पाए कि भारतीय संविधान को संघीय संविधान कहा जा सकता है या नहीं, क्योंकि जब संविधान सभा के लोग ही कंफ्यूज थे, जब उन्हें ही ये समझ में नहीं आ रहा था क्या भारत के व्यवस्था को संविधान या फिर संघीय व्यवस्था कहा जा सकता है, क्योंकि लक्षण तो इसके अंदर नजर आते हैं संघीय संविधान के, लेकिन कभी भी संघ जो है वो कभी ये दावा नहीं करता कि यह एक संघीय शासन स्थापित ही होगा। मतलब राज्यों के ऊपर कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं होता। इसके भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राज्यों के कार्यों को अलग रखा है, केंद्र के कार्यों को अलग रखा है, लेकिन कुछ दोनों के जो काम हैं उन दोनों के काम को भी बीच में साझा किया जाता है। तो इन सूचियों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, जो केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। फिलहाल यहाँ पे हम संघवाद क्या है, संघवाद कैसे लागू किया जाता है, इसके विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम संविधान की बात कर रहे हैं तो लिखित संविधान के बारे में भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर है तो वो हमारे भारत में ही है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। किसी भी संघ का सबसे प्रमुख लक्षण क्या होता है? अगर आप किसी भी संघ के अंदर चले जाओ तो उसके पास सबसे जो अच्छी चीज होती है ना, वो उसके पास एक लिखित संविधान होता है, और यह होना भी चाहिए, जिसकी जरूरत पड़ने पर चाहे वो केंद्र हो या फिर वो राज्य सरकार हो, उनको मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनको जानकारी लेने में सुविधा हासिल होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा, हम बच्चे जो है वो क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। अब नोट्स क्यों बनाते हैं? नोट्स इसलिए बनाते हैं कि मान लो हम 10th 11th 12th में हों और हमें उस चीज़ों को रिवीजन करना है, उन चीज़ों को जानना है, तो उस समय अगर हमारे पास लिखित नोट्स होते हैं तो हम उसके रिवीजन करके जानकारियों को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हम 1 साल 2 साल के लिए बनाते हैं, लेकिन भारत का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो 2 साल के लिए तो है नहीं, वो तो लंबे समय के लिए है।
तो इसे लंबे समय तक के लिए लिखा हुआ होना चाहिए। अगर जरूरत हो तो केंद्र सरकार या फिर स्थानीय सरकार, जिसे हम राज्य सरकार कह सकते हैं, उनके मार्गदर्शन में ये मतलब फायदा उत्पन्न करता है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और यह दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें केंद्र के बारे में और राज्य के बारे में संविधान द्वारा शक्ति प्रदान किया गया, दोनों को शक्ति प्रदान किया गया। चाहे हम बात केंद्र की करें या बात हम राज्य की करें, दोनों को अपनी अपनी अलग अलग शक्तियां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त किया गया है, दिया गया है। वो अपने अपने क्षेत्र में शासन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है दोनों को। चाहे वो राज्य हो, राज्य को अपने क्षेत्र में काम करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, केंद्र को पूरे देश के अंदर काम करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। और ये पावर जो है, ये जो इनकी शक्ति है, ये कहीं ना कहीं संविधान के माध्यम से ही इनको प्राप्त होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है जटिल संविधान। अब हम बात कर लेते हैं जटिल संविधान के बारे में कि जटिल संविधान क्या होता है। जटिल का मतलब होता है बहुत, मतलब कि ऐसा संविधान जिसको बहुत जल्दी फेरबदल नहीं किया जा सकता हो, या फिर अगर उसमें किसी प्रकार का संशोधन करना है तो एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। किसी संवैधानिक पद्धति में संविधान संशोधन सामान्यतः एक जटिल प्रक्रिया होती है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है किसी भी प्रकार के संवैधानिक पद्धति में संविधान संशोधन जो है वो सामान्यतः मुख्य रूप से एक जटिल मतलब बहुत ही परेशानी वाला प्रोसेस होता है। भारतीय संविधान के अनुसार कुछ संशोधन विशेष बहुमत पर निर्भर होता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कई बार संविधान के अंदर जो फेरबदल होता है या फिर जो भी बदलाव होता है, इसके संशोधन उनके बहुमत पे होता है, अर्थात वोट पे होता है। इस प्रकार के संशोधन जो है वो संसद में, मतलब कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसमें दोनों सदनों के सदस्यों के संपूर्ण संख्या के अधिकतम सदस्यों की सहमति से तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 मतों के आधार पर होता है। क्या होता है यहाँ पे ध्यान से समझिए। कई बार हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर किसी भी चीज को फेरबदल करना है तो ये बात याद रखिएगा कि वहां पे जितने भी सदस्यगण मौजूद होते हैं उनमें से कम इन्हें बहुमत प्राप्त होना चाहिए। मतलब कि अगर 20 लोग, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, 20 लोग मौजूद हैं तो इनको कम से कम 11 लोगों को अपने पक्ष में लेना पड़ेगा, और इनके पक्ष में जब 11 लोग आ जाएंगे तभी ये किसी प्रकार के संशोधन को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ संशोधन 50% राज्यों की सहमति से ही होते हैं। अब ऐसे कुछ संशोधन है जो पूरे देश के अंदर कंट्रोलिंग पावर को किया जाएगा, तो ऐसे में देश के अंदर जितने भी राज्य आते हैं, याद रखिएगा जितने भी राज्य होंगे उन राज्यों में से आधे से ज्यादा लोगों की सहमति होनी चाहिए, तब जाके संविधान में इस प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी होना जरूरी है, राष्ट्रपति का भी इसमें हामी भरना जरूरी है। यदि आप संविधान के अंदर संशोधन करना चाहते हैं तो राष्ट्रपति का भी इच्छा वहां पे बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में प्रमुख संशोधन इसी प्रक्रिया से होते हैं। भारत में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है सब कहीं ना कहीं इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। इसी कारण भारतीय संविधान को जटिल संविधान कहा गया। एक बार शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं भारत के संविधान को जटिल संविधान क्यों कहा गया है। तो भारतीय संविधान को जटिल संविधान इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि आप संविधान में किसी भी प्रक्रिया का फेरबदल करना चाहते हैं तो आपको वहां पे मौजूद सभी सदस्यों के बहुमत को प्राप्त करना पड़ेगा। यदि आप बहुमत प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो आप किसी भी प्रकार के फेरबदल को नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें राष्ट्रपति की भी हामी होनी चाहिए, हमारे देश के प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट का भी सिग्नेचर होना चाहिए,
और भारत के अंदर जितनी भी संशोधन होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जो काफी परेशानी वाली होती है। इसीलिए भारतीय संविधान को हम जटिल संविधान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है शक्तियों का विभाजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा जो है वो हमने इससे पहले की भी कई चैप्टरों में पढ़ा है। तो शक्तियों का विभाजन के बारे में समझ लेते हैं। हमारे संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन का क्या तात्पर्य है कि हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अलग अलग मंत्रिमंडल को अलग अलग प्रकार की पावर दी गई है। इस प्रकार केंद्र के पास अलग पावर होता है, राज्य सरकार के पास अलग पावर होता है, एक दूसरे को बिना बाधा पहुंचाए। मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ तो जो संघ होता है इसमें दो प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार राज्य सरकार को ज्यादा मतलब कि हानि नहीं पहुंचाएगा या फिर बाधा नहीं पहुंचाएगा, फिर उसके काम में टांग नहीं अड़ाएगा, और राज्य सरकार तो केंद्र सरकार के काम में टांग अड़ा ही नहीं सकता है। अपनी सीमाओं का बिना अतिक्रमण किए हुए, दूसरों की गतिविधियों में हस्तक्षेप किए बिना सुचारू रूप से अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि केंद्र के पास आपको पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ऐसे ही राज्यों के पास विधायक होते हैं। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे को बिना इंटरफेयर किए हुए, बिना एक दूसरे के काम में बाधा पहुंचाए हुए अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। राज्य सरकार जो है वो अपने राज्य के लिए काम करेगा, केंद्र सरकार जो है वो अपने पूरे देश के लिए काम करेगा। इसके लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार की सूचियों का भी वर्णन किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में मुख्य रूप से 3 प्रकार की सूची भी आपको बताया गया है। पहला तो है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ये तीनों सूची जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय सूची जो है, जिसका मतलब मुख्य भार जो होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र ही काम करेगा। केंद्र मतलब प्रधानमंत्री के जो लेवल की सरकार होती है ना, वो केंद्रीय सरकार कहलाती है। तो उसके अंदर टोटल जो है वो 97 राष्ट्रीय महत्व के विषयों का उल्लेख किया गया है। मतलब टोटल 97 पॉइंट्स ऐड किए गए हैं किसके अंदर, केंद्र सूची के अंदर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री काम करेंगे। जिसके अंतर्गत अब इसमें क्या क्या आता है, रक्षा के मामले में, रेलवे के मामले में, डाक के मामले में, तार के मामले में, बहुत सारे ऐसे 97 सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार काम करेगा। तो ये विषय जो है वो केंद्र सूची में आता है। वहीं पे अगर हम राज्य सूची की बात कर लें तो 66 स्थानीय महत्व के विषय में ये जो सूची के अंदर संलग्न किया गया है, ये है राज्य सूची के अंदर। जैसे केंद्र सूची के अंदर 97 है, वैसे ही राज्य सूची के अंदर 66 है। 66 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको राज्य के अंदर ऐड किया गया है। जैसे हम शिक्षा की बात कर लें, जन स्वास्थ्य की बात कर लें, पुलिस की बात कर लें, ये सभी कहीं ना कहीं राज्य के शक्ति के दायरे के अंतर्गत आता है। और तीसरा हमारा था समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें केंद्र भी काम करेगा और राज्य भी काम करेगा। केंद्र और राज्य दोनों मिलके जिन जिन मुद्दों पे काम करेंगे उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची में 47 पॉइंट्स को ऐड किया गया। जैसे बिजली की बात कर ले, मजदूर संगठन की बात कर ले, आर्थिक एवं सामाजिक योजना की बात कर लें, तो ये सारी चीजें जो है ये सभी जो आता है वो समवर्ती सूची में आता है। मतलब बिजली के लिए केंद्र भी काम करेगा, राज्य भी काम करेगा। मजदूर संगठन के लिए केंद्र भी काम करेगा, राज्य भी काम करेगा। आर्थिक एवं सामाजिक योजना के लिए केंद्र भी काम करेगा और राज्य भी काम करेगा। तो ऐसे काम जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलके काम करेंगे वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा 97 पॉइंट्स जो हैं वो केंद्र सूची के अंदर है और 66 पॉइंट जो हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। अब हमारे भारतीय संविधान में अदालत का भी बहुत महत्व है। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका होता है उसमें भी उनका बहुत महत्व है। न्यायपालिका के 3 प्रकार हैं, मैं आपको पहले तो वो आपको समझा देता हूँ। हमारे यहाँ सबसे नीचे जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, फिर राज्य लेवल पे आता है और फिर देश के लेवल पे आता है। जो सबसे ऊपर है वो सुप्रीम कोर्ट है,
उसके बाद हाई कोर्ट आता है और सबसे में नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। तो न्यायपालिका की अगर हम सर्वोच्चता की बात कर लें तो संघ के अन्य लक्षणों में से एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण है ये न्यायपालिका, क्योंकि संघ के अंदर न्यायपालिका की अहम भूमिका मानी जाती है। उसके पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो, किसके पास? संघ के पास। जो भी संघीय देश होता है जिसमें 2 स्तरीय सरकार होती है, राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय, इनके अंदर सबसे पहले क्या चाहिए? एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो निष्पक्ष होकर अपने फैसले को सुना सके, जो कि संविधान की व्याख्या भी करे, संविधान के बारे में भी बताए और इसकी पवित्रता की रक्षा करे। मतलब संविधान में दिए गए जितने भी नियम कानून हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, उनका पवित्रता के साथ बिना किसी लाम लपेट के, घुसखोरी के, अमीरी गरीबी को देखते हुए उन चीजों का पालन करे। केंद्र तथा राज्य के बीच जो उत्पन्न विवाद हो जाता है उसको सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है ये। कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्य का लड़ाई हो जाता है देशों के साथ, या फिर अलग अलग राज्यों के बीच में भी लड़ाई हो जाता है। हमने कई बार देखा है पश्चिम बंगाल के साथ दिल्ली की सरकार या फिर केंद्र सरकार की लड़ाइयां अक्सर होती रहती है। तो ऐसे समय में जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इन दोनों के बीच में सुलह करवाने का अधिकार रखता है। यदि केंद्र अपना राज्य सरकार द्वारा पारित कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। संघीय ढांचा में सरकार किसी भी लेवल का हो, केंद्र लेवल का हो या फिर राज्य लेवल का हो, दोनों सरकार में से कोई सा भी सरकार यदि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए नीति नियम कानून का उल्लंघन करता है, संविधान के नियमों को उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कई बार सरकारें इसी कारण से गिर जाती है, वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है, इमरजेंसी वगैरह लग जाता है। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर कोई भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, वो संविधान के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता या खुद को संविधान के ऊपर नहीं समझ सकता है। भारतीय संघ का स्वरूप ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी पॉइंट पढ़े हैं वो संघीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ ही पढ़े। देखिए, भारत का संविधान एक संघीय संरचना की स्थापना करता है, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। संविधान के निर्माता जो थे, जिन्होंने संविधान को बनाया, इसके संघीय लक्षणों में परिवर्तन करके इसके कुछ गैर संघीय विशेषताओं को भी जोड़ दिया। इस प्रकार है, कौन कौन से विशेषता है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का समूह है, मतलब राज्यों के गुच्छे से भारत का निर्माण हुआ है। इसमें 2 बातें निहित है। पहली यह कि यह राज्यों के बीच आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार के संधि समझौते से यह भारत के अंदर संघ का निर्माण नहीं हुआ है। और दूसरी यह कि राज्यों को केंद्र से अलग हो जाने अथवा स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने की छूट भी नहीं है। कोई राज्य अब ये चाहे कि हम भारत से अलग हो जाएं और अपने मनमाना तरीकों से हम शासन करें, तो ये भी नहीं हो सकता है। राज्यों को केंद्र से अलग हो जाने अथवा स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने, मनमाना तरीके से काम करने की आजादी बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा केंद्र तथा राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। हमारे भारत के अंदर अगर आप देख लो तो एक ही संविधान केंद्र के लिए भी है, वही संविधान राज्य के लिए भी है। दोनों को एक ही संविधान, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाए गए नीति नियम कानूनों को फॉलो करना होगा, जिसके भीतर ही केंद्र एवं राज्य दोनों कार्य करेंगे। अलग अलग संविधान नहीं है, एक ही संविधान में दोनों को काम करना होगा। संघ एक समूह है, क्योंकि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। संघ जो है वह एक समूह है, राज्यों का एक समूह है, इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। और यह देश में एकता कायम रखने में सहायता उत्पन्न करता है, देश को एकता में बांधे रखने में, टूटने से बचने में मदद करता है। इसीलिए आप इसे खत्म नहीं कर सकते, आप इसे समाप्त नहीं कर सकते। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करता है, ये भी आप ध्यान में रखिए कि हर राज्य में एक गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति जो है, चयन जो है, वो हमेशा केंद्र सरकार करता है, तथा उसकी अनुशंसा पर या उसके बगैर भी राज्य प्रशासन को केंद्र अपने हाथों में ले सकता है। ये बात आपको यहाँ बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है
कि केंद्र सरकार जब भी चाहे तो वो क्या करेगा, राज्यपाल यदि किसी भी प्रकार का शिकायत करता है किसी भी राज्य के बारे में तो केंद्र सरकार वहां के सरकार को अपने हाथ में ले सकती है। इसके अलावा अगर वो राज्यपाल नहीं भी करता है फिर भी केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि वो किसी भी राज्य को अपने कंट्रोल में ले सकता है। दूसरे शब्दों में राज्यों में राज्यपाल जो होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है, मतलब उसे केंद्र के द्वारा ही राज्यों में कार्य करने के लिए भेजा जाता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में कार्यान्वयन ने अब साफ कर दिया है कि राज्यपाल अधिकतर राज्य के मुखिया के रूप में न होकर केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये आप ध्यान से समझ लीजिए, भारतीय संघीय व्यवस्था में अब साफ साफ बता दिया गया है कि राज्यपाल केंद्र सरकार की ओर से राज्य के अंदर काम करता है। इसका मतलब ये है कि केंद्र के पास राज्य प्रशासन को, मतलब राज्य की सरकारों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, मतलब वो किसी भी राज्य को कंट्रोल कर सकता है। तो ये था राज्य और राज्यपालों के बारे में। संघवाद की सबसे पहली और आवश्यक मांग होती है संसद के ऊपरी सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। संघवाद में सबसे अहम भूमिका इन्हीं के ऊपर देखी जाती है कि जो राज्य सरकार जो होती है वो ऊपरी सदन होता है और जो केंद्र सरकार होता है वो निचला सदन होता है। तो संघवाद में सबसे ज्यादा डिमांड यही किया जाता है कि जो ऊपरी सदन है, मतलब जो राज्य सरकारें हैं, उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। जैसे कि अमेरिका में क्या होता है, सीनेट के ऊपरी सदन में प्रत्येक राज्य के 2 प्रतिनिधि के लिए सीटें आरक्षित होती है। हर एक राज्य से 2 सीटें अमेरिका सीनेट में, मतलब अमेरिका के आप कह सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर 2 सीटें आरक्षित होती है। उसमें 2 सीटें राज्य के तरफ से लोगों को मिलता ही मिलता है। किंतु हमारे संविधान में इस प्रकार की बराबरी का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि राज्य के लिए 2 सीटें आरक्षित होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और न ही राज्यसभा में इस प्रकार के प्रतिनिधित्व के लिए सीटों का आरक्षण है। इसी क्रम में लगभग सभी महत्वपूर्ण पद जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, महालेखा परीक्षक हो गया आदि की नियुक्तियां जो है, मतलब इन सभी को सिलेक्ट करने का काम केंद्र सरकार के द्वारा ही होता है, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है, या फिर कह सकते हैं प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के द्वारा होता है। यहाँ अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग संविधान का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे अगर होने लगे तो बिहार में लोग कहेंगे कि हमारा संविधान अलग होगा, उत्तर प्रदेश में लोग कहेंगे हमारा संविधान अलग होगा, पश्चिम बंगाल में कहेंगे हमारा संविधान अलग होगा, लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे भारत के अंदर नहीं है। दोनों लेवल की सरकारों के लिए एक ही हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है और इसी का पालन दोनों को करना होता है। संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन की पहल केंद्र सरकार ही कर सकती है। अगर संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का फेरबदल करना है, बदलाव करना है, नए कानून जोड़ने हैं, पुराने कानून में कुछ एडिट करना है, तो ये हमेशा केंद्र सरकार ही करेगा। राज्य सरकार के पास संशोधन के प्रक्रिया का पावर नहीं होता। राज्य सरकार के पास किसी भी संविधान के अंदर संशोधन के प्रस्ताव लाने की क्षमता या पावर नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है केंद्र और राज्य के बीच के संबंध के बारे में। तो देखिए, भारतीय संविधान एक संघात्मक ढांचे का निर्माण करता है। केंद्र और राज्य दोनों का निर्माण संविधान के द्वारा ही होता है। ये बातें भी याद रखिएगा, चाहे वो केंद्र लेवल की सरकार हो या फिर वो राज्य लेवल की सरकार हो, दोनों का निर्माण कहीं ना कहीं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है और दोनों अपनी शक्तियां इसी संविधान से प्राप्त करते हैं। राज्य को भी जो पावर्स मिलते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलते हैं, केंद्र को भी जो पावर मिलते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है। तो कुछ आलोचकों का यह गंभीर आरोप है कि भारत एक संघ तो है किंतु इसमें पूरक एकात्मक लक्षण भी मौजूद है। मतलब कुछ शिकायत करने वाले लोगों ने ये कहा भारत एक संघ तो है लेकिन इसमें केंद्र के पावर को ज्यादा आंका जाता है। ये बात सही भी है। ये आलोचना कहां तक सही है, इस बात को समझने के लिए केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करना जरूरी है। केंद्र के और राज्य के बीच में क्या संबंध हैं, कैसे चल रहे हैं, इनको जानने के बाद ही आप केंद्र राज्य के संबंध को समझ सकते हैं। संविधान के भाग 11 और 12 में विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय आधारों पर केंद्र तथा राज्यों के बीच के संबंधों की चर्चा की गई है। अब हम उन पॉइंट्सों को देख लेते हैं जिसके अंदर
संविधान के भाग 11 और 12 में राज्य और केंद्र के संबंधों के बारे में कई सारी अलग अलग चीजों को लेके, चाहे वो विधायी मामला हो या फिर वो प्रशासनिक मामला हो या फिर वो वित्तीय आधार को जो मान के इनके बीच के फैसले हैं उनकी बातें हों, इन सभी चीजों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम विधायी संबंध के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे विधायी है, फिर प्रशासनिक है, फिर वित्तीय आधार है। तो सबसे पहले हम विधायी संबंध के बारे में देख लेते हैं। हमारे संबंध में, हमारे भारतीय संविधान में विधायी संबंधों को लेकर अधिकारों का त्रिस्तरीय विभाजन किया गया। 3 अलग अलग भागों में इनका विभाजन किया गया है। विधायी अधिकारों से संबंधित 2 सूचियां हैं, पहली केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची। इसके अतिरिक्त एक अन्य सूची भी इसके साथ जोड़ दिया गया जिसे हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था पहले की स्लाइड में कि केंद्र सूची के अंदर कुछ कामों को जोड़ा गया है, राज्य सूची के अंदर कुछ कार्यों को जोड़ा गया है। इसके अलावा एक सूची और भी है जो समवर्ती सूची कहलाता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो इन तीनों सूचियों में सबसे लंबी सूची किसके पास है? केंद्र के पास है, क्योंकि 97 मामलों का उल्लेख केंद्र सूची के अंदर है और 66 सूची का जो है वो राज्य के अंदर है। तो अब केंद्र सूची में क्या है? रक्षा के बारे में डिसीजन कौन लेगा? केंद्र लेगा। रेलवे के बारे में डिसीजन कौन लेगा? केंद्र लेगा। डाक के बारे में कौन लेगा? केंद्र लेगा। आयकर टैक्स के बारे में कौन लेगा? केंद्र लेगा। तो ये सारे मामलों में जो पावर है वो केंद्र के पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। संसद को संपूर्ण देश में कानून बनाने तथा केंद्रीय सूची पर काम करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। मैंने आपको पहले भी बताया था, केंद्र के अंदर वो पावर है कि वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है, लेकिन राज्य के अंदर वो पावर नहीं है। राज्य किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है, उसमें बदलाव करने की भी पावर नहीं होती है, नई नीति नियम बनाने के भी पावर्स नहीं होते हैं। तो ये पावर किसके पास है? ये पावर केंद्र के पास है। तो केंद्र जो है वो पूरे देश में कानून बना सकता है, कानून में सुधार कर सकता है। ये केंद्र के पास विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है प्रशासनिक संबंध। अब ये भी जान लेते हैं कि प्रशासनिक संबंध क्या होता है। केंद्र तथा राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध को लेकर हमारे संविधान निर्माताओं के मन में कभी भी 2 स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई का निर्माण करने का इच्छा नहीं रहा। प्रशासनिक संबंध का मतलब हो गया कि केंद्र के लिए अलग हो जाए, राज्य के लिए अलग हो जाए। ऐसा संविधान निर्माताओं ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने दोनों के बीच में समन्वय लाया, बैलेंसिंग किया, सहभागिता किया और यही बनाने की उन्होंने कोशिश की। किसके किसके बीच? केंद्र और राज्य के बीच। राज्य के कार्यपालिका संबंधी अधिकार जो है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून के भीतर ही प्रभावी होते हैं। अब ध्यान समझिएगा, राज्य के कार्यपालिका संबंधी अधिकार जो है वो कौन बनाता है? संसद ही बनाता है। इसके अलावा कभी भी जरूरत पड़े तो केंद्रीय कार्यपालिका जो है, मतलब केंद्र के अंदर जो कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका मतलब होता है पुलिस की सेवा, वो राज्य कार्यपालिका को, मतलब राज्य के अंदर के जो पुलिस सेवा होता है उसको निर्देश भी दे सकता है। आपको पता है कि IAS IPS बड़ा होता है दरोगा इंस्पेक्टर से, तो दरोगा इंस्पेक्टर को कभी भी IAS IPS ऑर्डर दे सकता है। केंद्रीय सरकार राज्यों के संसदीय कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं सैनिक महत्व के दृष्टिकोण के संचार, रेलवे आदि की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। ध्यान समझिए, केंद्रीय सरकार जो है, मतलब केंद्र के अंदर जो सरकार है वो राज्यों को संसदीय कानून के अंतर्गत, मतलब अपने कानून के अंदर ही उनको कुछ अधिकार दे सकता है, जैसे कि संचार को लेके, रेलवे को लेके और सुरक्षा को लेके दिशा निर्देश जारी कर सकता है कैसे आपको इन कामों को करना है। इसी क्रम में अंतरराज्यीय नदियों से संबंधित विवादों पर संसद अकेले फैसले कर सकती है। देखिए, अब नदियों के बारे में मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे भारत के अंदर ही अलग अलग राज्यों में नदियों के पानी को लेकर जल विवाद होता रहता है। तो इस मामले में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही फैसला करेगी। इसके अलावा
यह प्रावधान भी है कि राज्यों के बीच उत्पन्न जितने भी विवाद हैं, जब राज्य एक दूसरे से लड़ने लगे तो उनके बीच की लड़ाइयों को राष्ट्रपति की सलाह से ही सही किया जा सकता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। कौन करेगा? ये राष्ट्रपति कर सकता है। वो एक संस्था का निर्माण कर सकते हैं जो इस प्रकार की लड़ाइयों को सही करे। यहाँ तक कि राज्यों से संबंधित कुछ प्रशासनिक कार्य भी हैं जो राज्य सरकार एक निश्चित अवधि के लिए केंद्र सरकार को सौंप सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राज्य से संबंधित कुछ प्रशासनिक कार्य राज्य सरकारें कुछ समय के लिए केंद्र सरकार को दे सकती है और केंद्र सरकार उन कार्यों को अपने अंदर करेगा। भारत के संविधान में प्रशासनिक प्रणाली की एक रूपता का प्रावधान है। इसके लिए अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का गठन किया जाता है, जिसमें IAS, IPS इत्यादि होते हैं। इसके द्वारा जितने भी नियुक्त अधिकारी होते हैं, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, इनकी जो नियुक्ति होती है वो नियुक्त पदाधिकारी राज्य प्रशासन से दूरी का काम करते हैं। अर्थात अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी जो होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, इनके माध्यम से केंद्र सरकार अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए राज्य पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि इनका जो बहाली होता है, इनकी जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के माध्यम से होती है। तो केंद्र सरकार इन्हें राज्यों के अंदर अलग अलग जिलों में भेजकर राज्यों के ऊपर फुल कंट्रोल रखता है। इन सेवाओं के सदस्य केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है तथा ये राज्यों में सेवा देते हैं। राज्य सरकारें केंद्र की अनुमति के बिना उनके खिलाफ कोई अनुसंधात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती है। राज्य सरकार के अंदर ये पावर नहीं है कि वो किसी प्रकार का कार्य केंद्र सरकार के खिलाफ करे या फिर बिना अनुमति के करे। संविधान में यह भी प्रावधान है कि राज्यसभा के अनुमोदन पर संसद नए अखिल भारतीय सेवाओं का गठन भी कर सकती है। केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति राज्य प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। अब देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि अगर राज्य सरकार के अंदर सही तरीके से काम नहीं चल रहा है तो केंद्र सरकार वहां पे या प्रेसिडेंट इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। इंदिरा गांधी के सरकार में आपने देखा था कि कैसे पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया गया था। तो यहाँ भी वही बताया गया है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपको आपातकाल को पढ़ना जरूरी है, अर्थात इमरजेंसी से जुड़े हुए मुद्दों को पढ़ना जरूरी है कि कैसे कोई राज्य अगर संविधान के नीति नियम कानूनों का उल्लंघन करता है तो ऐसे राज्यों के अंदर केंद्र अपना कंट्रोल करके इमरजेंसी या फिर आपातकाल लगा देता है। आपातकाल लगाने के भी कई सारे पॉइंट्स हैं। अब हम वित्तीय संबंध के बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण में राजस्व जो है, राजस्व को हम टैक्स कहते हैं, कर कहते हैं, इनका बंटवारा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे टैक्स वसूला जाता है तो केंद्र का अलग टैक्स होता है, राज्य का अलग टैक्स होता है, लेकिन ये टैक्स का बंटवारा भी तो होता है। राज्य सरकारों को भी तो ये टैक्स के पैसे दिए जाते हैं जिससे वो अपने राज्य के कर्मचारियों का वेतन, उनके अच्छे भविष्य, स्कूल कॉलेज वगैरह में जो खर्चे होते हैं, इसके लिए संविधान में केंद्र तथा राज्य दोनों के लिए स्वतंत्र राजस्व संसाधनों की व्यवस्था की गई है। जैसे संघीय सूची में जो शामिल है, संसद कर लगा सकती है, टैक्स लगा सकता है संसद। राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार कर लगा सकती है। मतलब केंद्र सरकार को हम कहेंगे तो ये पूरे देश में टैक्स लगा सकता है, लेकिन राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ अपने अपने राज्य में टैक्स लगा सकता है। साधारणतया क्या है कि अंतरराज्यीय करों की उगाही केंद्र सरकार द्वारा या स्थानीय करों की उगाही राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। पूरे देश में अगर टैक्स वसूलने की बात है वो तो केंद्र सरकार करेगा, लेकिन स्थानीय लेवल पे अगर टैक्स वसूलने की बात है तो वो राज्य सरकार करेगा। तो ये वित्तीय संबंध दोनों के अंदर हैं। अब मैं आपको केंद्रीय सूची और मतलब कि राजकीय सूची में कैसे ये लोग टैक्स वगैरह वसूलते हैं या फिर कैसे इनका कार्य होता है उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। जैसे क कहता है करों का निर्धारण तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, कितना टैक्स वसूल करना है ये तो केंद्र सरकार बताता है, किंतु इसका संकलन संचय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन वसूलने का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। जैसे कि मुद्रांक शुल्क, दवाइयों पर, प्रसाधन संबंधी वस्तुओं पर, ये सब राज्य सरकार जो है ये टैक्स वसूलता है। लेकिन कितना टैक्स होगा ये डिसीजन कौन लेता है? केंद्र लेता है। दूसरा पॉइंट कहता है रेलवे, समुद्री तथा हवाई कर, रेलवे से जो कर लेना है
या फिर समुद्र से जो कर लेना है, या फिर एरोप्लेन जितने चलते हैं उनसे जो कर लेना है, ये निर्धारण करना, उगाही करना तो केंद्र का कार्य है। केंद्र सरकार ही इसको निर्धारित करता है कौन कितना टैक्स देगा, और किंतु उन्हें राज्यों को भी दिया जाता है। मतलब कुछ सरकार जो है, मतलब केंद्र सरकार जो है, इसमें से कुछ कार्य राज्यों को भी सौंप देता है कि टैक्स वसूलने वगैरह का। तीसरा हमारा पॉइंट कहता है, यदि संसद यह कानून बना दे जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा प्रशासन संबंधी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले करों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में होना चाहिए, तो इससे इनसे संबंधित करों की उगाही तथा संकलन का कार्य तो केंद्र करता है, किंतु केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा हो जाता है। अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर जो पूर्ण रूप से केंद्र का हक होता है टैक्स वसूलने का। अब वो क्या है, तो वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, प्रशासन संबंधी वस्तु है, तो इन सभी पे केंद्र सरकार तो टैक्स वसूलता है, लेकिन वसूल जितने भी पैसे होते हैं उसमें राज्य के साथ भी पैसों का बंटवारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, केंद्र द्वारा निर्धारण एवं संकलन किए गए कर को टैक्स के रूप में समझना है जिसका संचयन केंद्र करता है, जैसे अबाकारी हो गया, आयकर हो गया आदि से संबंधित कर। अब आयकर विभाग को समझ लीजिए, इनकम टैक्स वगैरह लोग भरते हैं ना, उसी को हम आयकर विभाग कहते हैं। कुछ जमीन वगैरह के ऊपर टैक्स है, ये सारे जो हैं वो कंट्रोल केंद्र सरकार के अंदर ही आता है। लास्ट कहता है, केंद्र द्वारा निर्धारित कर जो है, टैक्स जो है, जिसका संकलन और संचयन केंद्र द्वारा किया जाता है, किंतु केंद्र तथा राज्यों के बीच उनका बंटवारा हो जाता है, जैसे कृषि के अलावा लगाया गया कर। अब बहुत सारे केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए जो टैक्स होते हैं, जो केंद्र द्वारा ही रखा जाता है, केंद्र ही उसे रखता है, लेकिन आगे चलकर उसका बंटवारा राज्यों के बीच भी होता है। जैसे कृषि के अलावा और भी बहुत सारे कर हैं जो लगाए जाते हैं राज्यों के बीच में, उन सभी पैसों को राज्यों के साथ भी साझा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, राज्यों की अधिक स्वायत्तता की मांग। हमारे भारत के अंदर राज्य जो हैं वो अधिक फ्रीडम की मांग करते हैं, ज्यादा स्वतंत्रता की मांग करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता जो थे वो देश की एकता एवं अखंडता के प्रति सजग थे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जितने भी लोग थे वो सभी देश को अखंड रखना चाहते थे, एकता में रखना चाहते थे, बचा के रखना चाहते थे ताकि आगे वो टूटे नहीं। उन्हें देश की एकता एवं अखंडता को तोड़ने वाली शक्तियों की जानकारी थी कि ये राज्य जो है वो आगे चलकर देश की अखंडता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। स्वतंत्रता के समय एक शक्तिशाली केंद्र सरकार आवश्यक था। स्वतंत्रता के समय में पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर या फिर केंद्र सरकार होना बहुत महत्वपूर्ण था, जो इन खतरों का सामना कर सकता था कि ताकि देश न टूटे। अतः संविधान निर्माताओं ने केंद्र को एक प्रभावशाली भूमिका निर्धारित किया, साथ ही साथ उन्होंने एक सहकारी संघ की स्थापना किया। सरकार के संविधान में जो संविधान निर्माता जो थे वो केंद्र सरकार को एक पावरफुल लीडर के रूप में पूरे देश में स्थापित किया ताकि कोई भी राज्य इनके बीच में आकर इनके देश को तोड़ने की कोशिश न करे। पिछले 5 दशकों में भारतीय संघ के द्वारा किए गए कार्यों से स्पष्ट पता चलता है कि केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इनके बीच हमेशा संबंध जो है वो अच्छे नहीं रहे, हमेशा एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। भारत सरकार ने केंद्र और राज्य संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर प्रशासनिक सुधार किया है, आयोग एवं अन्य आयोग बनाए हैं, कई सारी संस्थाएं बनाई है जो इन दोनों के बीच के संबंध को बरकरार रखे। केंद्र सरकार ने राज्य संबंधों में सुधार के रास्ते सुझाने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया, जिससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय बना रहे, दोनों आपस में लड़े नहीं, क्योंकि इनके लड़ने से ये वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारी व्यवस्थाओं पे असर देखने को। सरकारिया आयोग की सिफारिश द्वारा प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंधों की महत्व पता चलती है। अब सरकारिया सिफारिश क्या था, तो इसके संविधान की मौलिक संरचना में परिवर्तन की कभी सलाह नहीं देता। जो हमारे मौलिक फंडामेंटल जो रूप रंग है संविधान के, उसे नहीं बदला जा सकता। इसके अनुसार संघात्मक होना अधिक अच्छी व्यवस्था है, बजाय दृढ़ स्थानिक परिकल्पना के। आप अपने राज्यों को लेकर ही सिर्फ ना सोचे, संघ जो है वो पूरे देश के लिए सोचता है। आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त
इसमें इस बात पर भी बल दिया गया है कि केंद्र और राज्य दोनों ही पिछड़े क्षेत्रों के विकास के प्रति सजग रहेंगे। राज्य यदि किसी पिछड़े लोग, गरीब लोग, मतलब अशिक्षित लोग को शिक्षा दे रहा है, सड़कें बनवा रहा है, घर बनवा रहा है, तो केंद्र को भी चाहिए कि ऐसे जगहों पर राज्य की मदद करे और उनके विकास में अपना योगदान दे। प्रकार से आपने देखा भारतीय संघीय व्यवस्था जो NOIS चैप्टर 8 था क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान, ये यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।